जीवन बीमा और एक्सीडेंट कवर की तरह ही सरकार एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भी चला रही है, पीएमजे। पूरा नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। पीएमजे के तहत लाभार्थी परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक का हेल्थ बीमा कवर दिया जा रहा है। मालामाल वीकेंड के आज के इस एपिसोड में इस स्कीम के बारे में जानेंगे। हाय, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं मालामाल वीकेंड। चलिए शुरू करते हैं। ब्रॉट टू यू बाय पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। सबसे पहले जानते हैं कि ये स्कीम है किन के लिए। ऐसे ग्रामीण परिवार जो 2011 के सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के हिसाब से गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। शहरी इलाकों के परिवार भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन चुनिंदा पेशे से जुड़े वर्कर्स के परिवारों को ही इसका फ़ायदा मिलेगा। शहरी इलाकों में कुल 11 व्यवसायों से जुड़े वर्कर्स इस स्कीम के लिए एलिजिबल बताए गए हैं। उनकी लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी। इसके अलावा स्कीम के तहत लाभार्थी परिवारों की लिस्ट सभी राज्य सरकारों के एएनएम, बीएमओ, बीडीओ के साथ पहले से ही शेयर कर दी गई है। इस लिस्ट में जिन परिवारों का नाम है वो ही इस स्कीम के बाय डिफ़ॉल्ट बेनिफिशियरी माने जाते हैं। जिन परिवारों के पास 28 फरवरी 2018 तक RSBY कार्ड था वो भी पीएमजे स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। RSBY कार्ड यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जो पिछली सरकार ने शुरू की थी। इसके अलावा स्कीम परिवार के सभी सदस्यों को कवर करती है। परिवार में कितने भी सदस्य हों, उनकी कितनी भी उम्र हो, सभी को इसका फायदा मिलेगा, लेकिन कुल टोटल कवर जो है वो 5 लाख रुपए का ही है। ऐसे बुजुर्ग जो 70 साल की उम्र पार कर चुके हैं वो चाहें तो अकेले भी इस स्कीम के लाभार्थी बन सकते हैं। उनके लिए कमाई से जुड़ी कोई शर्त नहीं है। सबसे अच्छी बात, इस स्कीम में लाभार्थी को कोई भी प्रीमियम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बीमा कवर का पूरा खर्चा केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर उठाती हैं। अब सवाल ये कि किन स्थितियों में किस तरीके की हेल्थ कंडीशन में इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। जवाब है सेकेंडरी केयर और टर्सरी केयर के लिए। सेकेंडरी केयर और टर्सरी केयर पर आने वाला 5 लाख तक का खर्चा जो है वो इस स्कीम के तहत कवर होगा। जब जनरल फिजिशियन आपको किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास रेफर करता है तो उसे सेकेंडरी केयर कहते हैं, और जब उस डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर कोई इलाज या फिर मेडिकल प्रोसीजर कराया जाता है तो उसे टर्सरी केयर कहते हैं। आयुष्मान में 26 स्पेशलिटी बीमारियों से रिलेटेड 920 हेल्थ पैकेजेस हैं, जिनमें 1670 प्रोसीजर्स और 76 एडिशनल प्रोसीजर्स को शामिल किया गया है। इलाज कराते वक्त मरीज को पहले एक हेल्थ पैकेज चुनना होता है। अगर इसका टोटल 5 लाख रुपए से कम है तो ठीक है, कोई भी रुपया नहीं लगेगा, वरना इससे ऊपर का एक्स्ट्रा खर्च जो भी होगा वो मरीज को खुद भरना होगा। हर हेल्थ पैकेज का एक फिक्स प्राइस होता है। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान आने वाले सारे खर्चों को जोड़कर ये प्राइस तय किया जाता है, जैसे कि कंसल्टेंसी फीस, डायग्नोस्टिक टेस्ट, मेडिकल प्रोसीजर, दवाइयाँ, हेल्थ केयर सप्लाई, रूम चार्जेस, सर्जन चार्ज, OT और ICU चार्जेस, फॉलोअप केयर, सब कुछ। हेल्थ पैकेज की जो प्राइसिंग है और उससे जुड़े डिटेल सरकार की तरफ से एक PDF में जारी किए गए हैं। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। भर्ती से 3 दिन पहले और भर्ती के 15 दिनों बाद तक फॉलोअप केयर पर होने वाला खर्च भी इस कवर में गिना जाएगा। दूसरी खासियत है, पूरा इलाज कैशलेस है, यानी कि ऐसा नहीं है कि पहले आप नगद में भुगतान करेंगे फिर आपको पैसे रिटर्न होंगे। आपको जेब से 1 भी रुपए देने की ज़रूरत ही नहीं है। स्कीम का फायदा सिर्फ रजिस्टर्ड सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही मिलेगा। और सबसे अच्छी बात, पीएमजे पहले दिन से एप्लीकेबल होता है और प्री एग्जिस्टिंग बीमारियों को भी कवर करता है। मतलब ये कि पीएमजे का लाभार्थी बनने से पहले अगर आपको स्कीम में लिस्टेड कोई बीमारी है तो उसका इलाज भी पीएमजे में हो जाएगा, जो आमतौर पर बाहरी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां नहीं देती। अब ये भी जान लेते हैं कि इस स्कीम के तहत क्या नहीं कवर होगा। आयुष्मान भारत की भी कुछ सीमाएं हैं। OPD, होम ट्रीटमेंट नहीं कवर हैं इस स्कीम में। ड्रग रिहैबिलिटेशन, कॉस्मेटिक सर्जरी, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, इंडिविजुअल डायग्नोस्टिक्स, ऑर्गन ट्रांसप्लांट इस स्कीम में कवर नहीं होंगे। अब ये जानते हैं कि स्कीम का फायदा कैसे उठा सकते हैं। योग्य लाभार्थियों को एक आयुष्मान कार्ड मिलता है। इलाज के वक्त इसे दिखाना होता है, लेकिन ये कार्ड आपको तभी मिलेगा जब आपका नाम लाभार्थियों के लिस्ट में होगा। इसलिए सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि नाम लिस्ट में है या नहीं। उसकी प्रक्रिया बताते हैं। pmj.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। ऊपर दाईं तरफ कोने में Am I eligible लिखा दिखेगा। क्लिक करने पर स्कीम का नाम, राज्य, सब स्कीम, जिला, सर्च बाय में आधार नंबर भरना होगा। अगर आप लाभार्थी हैं तो आपका नाम लिस्ट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और अगर नहीं है तो नो बेनिफिशियरी लिखा आएगा।
मान लेते हैं लिस्ट में आपका नाम दिख गया, मुबारक हो, मतलब आप पीएमजे स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब आयुष्मान कार्ड कैसे डाउनलोड होगा ये भी जानते हैं। आयुष्मान ऐप या फिर beneficiary.nha.gov.in पर जाना होगा। लिस्ट में नाम है तो आपके नाम के आगे लिखा आएगा वन फैमिली फाउंड। इस टैब पर क्लिक करते ही परिवार में शामिल सभी सदस्यों की डिटेल्ड विंडो खुल जाएगी। इस विंडो पर फैमिली आईडी भी मिलेगी, इसका काम बाद में पड़ेगा जो आप स्टोर करके रख सकते हैं। परिवार के सभी सदस्यों का इंडिविजुअल आयुष्मान कार्ड होगा। हर एक मेंबर के कार्ड का स्टेटस भी दिखेगा। अगर किसी के नाम के आगे अनआइडेंटिफाइड लिखा है मतलब उनका आधार लिंक नहीं है। आधार लिंक नहीं है तो वो करा लें। अगर कोई स्टेटस कॉलम में नॉट जनरेटेड लिखा दिख रहा है मतलब ई-केवाईसी नहीं हुई है। ई-केवाईसी कराने के बाद उन मेंबर का कार्ड भी रेडी हो जाएगा जिन्हें बाद में डाउनलोड किया जा सकता है। जिन फैमिली मेंबर का आधार ऑलरेडी लिंक्ड है, कार्ड भी रेडी है, उनके आगे डाउनलोड का साइन दिखेगा। क्लिक करने पर ऑथेंटिकेशन के लिए आधार नंबर मांगा जाएगा। वेरीफाई बटन पर क्लिक करते ही जानकारी शेयर करने के लिए कंसेंट फॉर्म खुलेगा। क्लिक करते ही फिर 2 OTP भरनी होंगी, एक आधार OTP जो UIDAI की तरफ से आएगा और दूसरा मोबाइल OTP। इसके बाद एक नया विंडो खुलेगा जिसमें परिवार के सदस्यों का कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। जिस सदस्य का कार्ड डाउनलोड करना है उसे सेलेक्ट कर लें। डाउनलोड करने के लिए एक बार फिर ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया से गुजरना होगा। जिसका कार्ड उसका आधार नंबर भरना होगा। उसके फ़ोन पर फिर से 2 OTP जाएंगे। दोनों को भरते ही कार्ड व्यू का ऑप्शन दिखने लगेगा जिसे डाउनलोड कर सकते हैं। आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करने का प्रोसेस जान लिया, अब इलाज कराने की प्रक्रिया जानते हैं। अगर रेगुलर पेशेंट हैं तो सबसे पहले इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स की लिस्ट ढूंढनी होगी। हॉस्पिटल्स जो इम्पैनल्ड हैं उनकी लिस्ट आपको hospitals.pmj.gov.in/search/ पर मिल जाएगी। फाइंड हॉस्पिटल्स पर यहाँ क्लिक करें। राज्य, जिला, हॉस्पिटल टाइप पब्लिक है, प्राइवेट फॉर प्रॉफिट है, प्राइवेट नॉट प्रॉफिट है, जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। स्पेशलिटी वाले कॉलम में अपनी बीमारी सेलेक्ट कर लीजिए। इम्पैनलमेंट टाइप में पीएमजे सेलेक्ट कर लीजिए। अगर सीजीएचएस या फिर सीएपीएफ एम्प्लॉय हैं तो पीएमजे एंड सीजीएचएस, पीएमजे एंड सीएपीएफ वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए जो आपके लिए हिसाब से ठीक बैठता हो। ये डिटेल्स भरने के बाद आपके सामने उन हॉस्पिटल्स की लिस्ट खुल जाएगी जहां आयुष्मान भारत के तहत आप इलाज करा सकते हैं। हॉस्पिटल जाते समय 3 चीज़ें ले जानी होंगी, आपकी समग्र आईडी, आधार आईडी और आयुष्मान कार्ड। क्लेम का प्रोसेस बताते हैं अब। इंश्योरेंस क्लेम करने का पूरा प्रोसेस है कि नेटवर्क हॉस्पिटल का स्पेशलिस्ट आपको या मरीज को देखेगा, डायग्नोसिस देगा, उसके आधार पर कुछ टेस्ट कराए जाएंगे। फिर चेक किया जाएगा कि आपका नाम लाभार्थी लिस्ट में है या नहीं है। लिस्ट में नाम मिलने के बाद आपके इलाज के हिसाब से मैच करता हुआ एक हेल्थ पैकेज सेलेक्ट होगा। कोई भी हेल्थ पैकेज एग्जीक्यूट कराने के लिए प्री ऑथराइजेशन कराना होता है। आयुष्मान कार्ड से किसी भी तरह के इलाज के लिए पहला स्टेप जो होता है वो यही होता है, यानी प्री ऑथराइजेशन। हर हॉस्पिटल में एक आयुष्मान मित्र होता है। आपका आवेदन का जो काम होगा आगे बढ़ाने का वो वही करेगा। आयुष्मान मित्र TPA आपसे सारी ज़रूरी डॉक्यूमेंट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी ISA के पास भेजेगा। ISA एक सरकारी एजेंसी है जो आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच करेगी और फैसला करेगी कि एप्लीकेशन अप्रूव करना है या रिजेक्ट। अगर ISA को कुछ एडिशनल जानकारी चाहिए होती है तो वो 4 घंटे के अंदर अंदर आपसे मांग लेगा। एप्लीकेशन अप्रूव होगा या रिजेक्ट ISA 6 घंटे के अंदर आपको जवाब में बता देगा। ध्यान रहे कि सर्जिकल और नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट दोनों एक साथ नहीं हो सकते। दोनों इलाज अलग अलग टाइम पर होंगे और दोनों के लिए नए सिरे से पूरी प्रक्रिया फॉलो करनी होगी। ये तो रेगुलर पेशेंट की बात हो गई, मतलब आप प्लान करके कोई ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तब ये प्रक्रिया फॉलो करनी होगी। लेकिन कल को कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट कराना पड़ गया तब? कमोबेश कुछ स्टेप्स को छोड़कर इमरजेंसी पेशेंट्स के लिए भी यही प्रक्रिया है। मरीज इमरजेंसी में अस्पताल पहुंचेगा। ऐसे मरीजों के लिए कागज़ पत्री में फंसने के बजाय डायरेक्ट ISA से टेलीफोनिक अप्रूवल लिया जाता है। कोई डाउट हुआ तो 4 घंटे के अंदर हॉस्पिटल को क्वेरी भेजी जाएगी। हॉस्पिटल उसका फौरन जवाब देगा और आवेदन मिलने के 6 घंटे पूरे होने से पहले अपना फैसला दे देगा, मतलब आपका स्कीम के तहत इलाज होगा या नहीं। मान लेते हैं कि आपने प्री ऑथराइजेशन ले लिया लेकिन आपको तुरंत इलाज नहीं कराना है, कुछ दिन रुकना चाहते हैं, उसके भी व्यवस्था है। प्री ऑथ अप्रूवल 14 दिनों के लिए वैलिड होता है और अगर और वक्त चाहिए तो एक लिखित में लेटर देकर 7 दिनों का एक्सटेंशन ले सकते हैं कि मैं इतने दिनों के बाद अपना इलाज कराना चाहता हूँ। लेकिन प्री ऑथराइजेशन अप्रूवल जो है वो कुछ पर्टिकुलर स्थितियों में रिजेक्ट भी हो सकता है। उन शर्तों को जानते हैं। अगर टेस्ट रिपोर्ट और सेलेक्ट पैकेज को सपोर्ट नहीं कर रही हैं, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स क्लिनिकल डेटा फॉर्म नहीं जमा किया है, अगर ISA ने कोई क्वेरी भेजी है और नेटवर्क हॉस्पिटल ने उसका जवाब नहीं दिया तो जो भी रिपोर्ट हैं सभी कंप्यूटराइज्ड होनी चाहिए। ये तो शर्तें हो गई कि आपको किस केस में प्री ऑथराइजेशन अप्रूवल जो है वो आपको खारिज होने का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था कि ये जो स्कीम है ये पूरी तरह से परिवारों के लिए है।
लेकिन सितंबर 2024 को सीनियर सिटीजन्स को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। 70 की उम्र से ऊपर के जो भी सीनियर सिटीजन हैं वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं और उनको अलग से आयुष्मान कार्ड मिलेगा। अगर कोई ऐसा बुजुर्ग है जो ABPMJY के लाभार्थी परिवार का सदस्य है तो उसका इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे बुजुर्गों को अलग से 5 लाख रुपए का कवर मिलेगा जो सिर्फ और सिर्फ उनके खुद के इलाज के लिए होगा। सीनियर सिटीजन वाला पैकेज भी फैमिली पैकेज है, इसलिए अगर एक परिवार में एक से ज़्यादा 70 साल से ऊपर के लोग हैं तो सभी का इलाज इसी 5 लाख रुपए के कवर से होगा। कोई बुजुर्ग पहले से ही CGHS, ECHS और आयुष्मान CAPF का हिस्सा है तो उनके पास ये चुनने का विकल्प होगा कि वो पुरानी स्कीम में बने रहना चाहते हैं या फिर PMJ का हिस्सा बनना चाहते हैं। कोई बुजुर्ग जिसमें प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है या ESIS का स्कीम का हिस्सा है वो भी PMJ स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या प्रक्रिया है? PMJ सीनियर सिटीजन में अप्लाई करने के लिए beneficiary.NHA.gov.in पर या फिर आयुष्मान ऐप पर जाना होगा, एनरोल कराना होगा। जिनके लिए आधार कार्ड ज़रूरी है उसी से KYC भी हो जाएगा। KYC होने के बाद आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। हर बुजुर्ग का अपना अलग कार्ड होगा। क्लेम करने की प्रक्रिया भी सामान्य लाभार्थियों की तरह ही है, बस कार्ड अलग है, इसलिए एनरोलमेंट कराना ज़रूरी है। कार्ड हाथ में आते ही आप इलाज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। PMJ में किसी भी तरह की शिकायत या क्वेरी के लिए नेशनल हेल्पलाइन दी गई है। मरीज ही नहीं बल्कि आयुष्मान मित्र या फिर कोई भी और संबंधित पार्टी जिसे कोई दिक्कत आ रही हो वो इस कॉल सेंटर पर या फिर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये नंबर है 14555। हेल्पलाइन जो है 24/7 काम करती है और पूरी तरह से टोल फ्री है, मतलब इस पर बात करने के लिए आपको 1 भी रुपये खर्च नहीं करना पड़ेगा। अब मान लेते हैं कि आपको किसी तरीके की दिक्कत हो रही है, किसी लेवल पर परेशानी आ रही है और आप शिकायत कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक बाकायदा सिस्टम है। शिकायत पोर्टल है cgrms.pmj.gov.in। यहाँ जाकर ऑनलाइन शिकायत रजिस्टर कर सकते हैं, चाहे तो ऑफलाइन शिकायती लेटर भी भेज सकते हैं। शिकायत पोर्टल पर या फिर नेशनल कॉल सेंटर पर 14555 या फिर 1800111565 भी है, उस वेबसाइट पर इंटीग्रेटेड है। इन पर भी फ़ोन करके आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत के निपटारे के लिए नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमेटी बनाई गई है। नेशनल लेवल पर NHA का CEO, रीजनल लेवल पर SHA का CEO कमेटी का चेयरपर्सन होगा और जिला लेवल पर DM या फिर ADM के रैंक का कोई भी अधिकारी जो है वो इसका चेयरपर्सन है। जैसे ही शिकायत मिलेगी संबंधित संस्था या व्यक्ति उस पर संज्ञान लेगा या फिर कमेटी में नियुक्त व्यक्ति एक्शन लेगा। शिकायत की निगरानी की जाएगी कि उस पर क्या कार्रवाई हो रही है। ऑनलाइन पोर्टल में आप देख सकते हैं कि आपकी शिकायत कौन देख रहा है, उसे ट्रैक भी कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति या संस्था उसके लिए रिलायबल होगी या संज्ञान लेगा उसे 30 दिनों के अंदर शिकायत पर कार्रवाई करनी होगी। कमेटी के सुनाए फैसले पर अगर ऐतराज़ है तो 30 दिनों के अंदर अपील करना होगा। कमेटी के फैसले को अगर 30 दिनों के अंदर नहीं माना गया तो पेनल्टी भी देनी होगी। ये था पूरा हिसाब किताब आपके PMJ स्कीम का। इसके अलावा जो भी आपके सवाल जवाब है हमें कमेंट बॉक्स में बता दें, हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। बाकी आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।